देखिएगा ध्यान से, आपको मैंने बस ये बताया कि जब सिर्फ ऐसा लिखा हो कि एक्सेलरेट हुआ और रिटार्ड हो गया और टोटल टाइम के बारे में बात कर रहा हूँ या टोटल डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात कर रहा हूँ, तो इट इज बेटर कि आप सीधा उठा के a इज इक्वल टू अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा लिखो और v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी में आप a की वैल्यू अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा डाल दें। ऐसे ही v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as में भी a की वैल्यू अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा डाल दें। दैट इज इट, ऐसे करके। अब थर्ड फॉर्मूला हम डायरेक्टली लिखेंगे। थर्ड फॉर्मूला क्या बन सकता था, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जो सेकंड इक्वेशन बनती है। इसी क्वेश्चन के अंदर सेकंड इक्वेशन अगर बनाना चाहे तो क्या बनेगा, दैट इज s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू तो जीरो है, प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। अब a को क्या लिखूं, अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा इंटू टी स्क्वायर। यानी if the question talks about total time and total displacement, it has got nothing to do with the velocity. In that case, leave velocity, initial zero थी, straight away बन गया s is equal to ut यानी u zero half of alpha beta upon alpha plus beta into t square। तो ये तीन इक्वेशंस थी जो आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। इक्वेशन 1, ठीक है, 1, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3, यानी रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी, थोड़ा अच्छे से कर दूं इसको मैं ताकि आप ठीक से देख पाए। रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम, यहाँ पे रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट, और ये बन गया रिलेशन बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम। इंपॉर्टेंट है, एंड टाइम। तो जो बेसिक इक्वेशंस थी उन्हीं में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हो गया। a इज इक्वल टू अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्योंकि आपके स्कूल में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, इसलिए मैं ये इस तरह से आपको चीजें समझा रहा हूँ। ठीक है, आई होप इट वुड हैव बीन क्लियरली अंडरस्टूड बाय यू गाइस। नाउ लेट अस मूव ऑन टू नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग। एक बार मैं आपको ना ग्राफ्स बनवा देता हूँ यूनिफॉर्म मोशन एंड यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के, उसके बाद मोशन अंडर ग्रेविटी का थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग। देखिए जरा ग्राफ्स, कौन कौन से ग्राफ्स बनाने हैं मुझे। एक तो यूनिफॉर्म मोशन के, देखो यूनिफॉर्म मोशन के अंदर ऑब्वियसली यूनिफॉर्म मोशन के अंदर वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है, तो वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। तो आपको लिखना आना चाहिए, इट इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस, ठीक है। और इसी में सेकंड ग्राफ एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम, एक्सेलरेशन तो जीरो है, तो अगर आप एटी ग्राफ बनाने भी जाएंगे एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम, तो ऑब्वियसली वो कहाँ बनेगा, वो सीधा सीधा यहाँ बनेगा। ध्यान देना जरा, ये बनेगा। इट इज अ स्ट्रेट लाइन अलोंग टाइम एक्सिस, स्ट्रेट लाइन अलोंग टाइम एक्सिस, या सीधा सीधा टाइम एक्सिस इटसेल्फ रिप्रेजेंट्स जीरो एक्सेलरेशन, तो यहाँ पे ये सीधी लाइन बना देंगे। और अब बचा इसका एक्सटी ग्राफ, तो ध्यान दें अगर मोशन यूनिफॉर्म है तो एक्सटी ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन, इट इज लाइक, क्योंकि अब यहाँ लिंक करना थोड़ा सा, आप याद करें अच्छे से, एक्सटी ग्राफ के स्लोप से क्या मिलता है, स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ प्रोवाइड्स वेलोसिटी, अच्छे से याद हो जाना चाहिए। स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ प्रोवाइड्स वेलोसिटी, और वेलोसिटी तो कांस्टेंट है भाई, यानी कि स्लोप शुड रिमेन कांस्टेंट। तो ये था यूनिफॉर्म मोशन के लिए। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन अलोंग टाइम एक्सिस, velocity time graph straight line parallel to time axis, xt graph straight line inclined to time axis, so we call it straight line inclined to time axis। hope it's clear, ठीक है। next I move on to graphs of uniformly accelerated motion, uniformly accelerated motion, ठीक है। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है। तो इसके अंदर पहले बना लेते हैं एक्सेलरेशन का ग्राफ।
You also know that acceleration remains constant, तो कुछ ऐसा बन जाएगा. So it will be a straight line parallel to time axis. अब मैं वो लिख नहीं रहा हूँ, समझ सकते हैं आप. Straight line parallel to time axis. Second इसके अंदर velocity time का. भाई ऑब्वियस है, अब वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, बढ़ती जा रही है या डिक्रीज हो रही है. तो मैं एक तरह का ग्राफ बना रहा हूँ, ये ग्राफ. अब इस ग्राफ को देख के आपको तीन चीजें पता चलनी चाहिए. पहली चीज वेलोसिटी के बारे में कि वेलोसिटी पॉजिटिव है. मुझे क्या पता चलना चाहिए? मैं देख पा रहा हूँ वेलोसिटी कैसी है, पॉजिटिव है. पॉजिटिव होने के साथ साथ इंक्रीज कर रही है, पॉजिटिव एंड इंक्रीज. ठीक है, वेलोसिटी इज पॉजिटिव एंड इंक्रीज. दूसरी चीज, इसका स्लोप. इसका स्लोप क्या बताता है? एक्सेलरेशन. और ये है कैसा? पॉजिटिव. तो अगर किसी बच्चे को पॉजिटिव नेगेटिव स्लोप देखने में दिक्कत है तो वो सिर्फ इतना समझे, जब ये लाइन ऐसे आगे की तरफ ऊपर जाती है तो स्लोप होता है पॉजिटिव. ठीक है, और अगर इधर नीचे की तरफ आ जाए तो वो होता है नेगेटिव. तो एकदम क्लियर रखें, ऊपर की तरफ जाते हुए स्लोप पॉजिटिव काउंट होता है, नीचे की तरफ लाइन आ रही है तो स्लोप सॉरी, नीचे की तरफ लाइन आ रही है तो स्लोप नेगेटिव काउंट होता है. सो दैट्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव. तो अगर ये ऊपर की तरफ है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, नीचे की तरफ आएगी तो एक्सेलरेशन नेगेटिव हो जाएगा. वो भी मैं ड्रॉ करके दिखा देता हूँ यहाँ पे साथ साथ. सपोज कीजिए टाइम इधर और वेलोसिटी इधर, और मैंने एक ग्राफ बना दिया ऐसे करके नीचे की तरफ. तो अब इस ग्राफ को क्या क्या इंटरप्रिटेशन मिलना चाहिए? वेलोसिटी इनिशियली पॉजिटिव थी लेकिन एक्सेलरेशन नेगेटिव था, इसलिए वेलोसिटी पहले डिक्रीज हुई. ध्यान देना जरा, इस ओ से लेके ए तक तो वेलोसिटी डिक्रीज हुई है. कौन सी वेलोसिटी? पॉजिटिव वेलोसिटी. लेकिन उसके बाद वेलोसिटी ने अपना साइन ही चेंज कर दिया, नेगेटिव हो गई. और माय डियर, इसका मतलब है नेगेटिव में बढ़ने लगी. अभी मैंने थोड़ी देर पहले इसी के बारे में बात की थी ना, कि अगर शुरू में वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का साइन ऑपोजिट हो तो पहले वेलोसिटी डिक्रीज करती है, डिक्रीज करके जीरो हो जाती है. जीरो होने के बाद फिर वो वापस इंक्रीज करना शुरू करती है. तो भैया यहाँ पे पॉजिटिव वेलोसिटी डिक्रीजेस, बिकम जीरो एंड देन इंक्रीजेस इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. गॉट दैट? तीसरी चीज मुझे जो यहाँ से समझनी थी, दैट वाज अबाउट एरिया. इसके एरिया से क्या मिलने वाला है? डिस्प्लेसमेंट. एरिया इज गोइंग टू गिव मी डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, तो यू मे फाइंड न्यूमेरिकल्स, ग्राफ बेस्ड न्यूमेरिकल्स, जिनके अंदर वो आपको कुछ टाइम बोलेंगे कि इस टाइम से लेके इस टाइम तक आप डिस्प्लेसमेंट बताओ वेलोसिटी टाइम ग्राफ में. तो ध्यान रखना माय डियर, जो जो एरिया यहाँ पे ऊपर वाला होगा, ठीक है, वो एरिया तो काउंट करेगा पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट. और जो इसके बाद इधर नीचे वाला एरिया होगा, ये नीचे वाला एरिया काउंट करेगा नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट. हमेशा ध्यान रखना. जो मैंने ये ग्रीनिश शो किया है प्रॉपर से कबूतरी कलर है, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है डिस्प्लेसमेंट. तो जब ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट बताने जाएंगे तो इस एरिया में से ये वाला एरिया सब्ट्रैक्ट. गॉट दैट? ठीक है, तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट था, वेलोसिटी लीनियरली इंक्रीज कर रही थी, तो दिस ग्राफ इज अ लीनियर ग्राफ. लीनियर ग्राफ. यहाँ बताया कि अगर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन अपोजिट हो तो कैसे. अब थर्ड ग्राफ है माय डियर, एक्स टी ग्राफ, एक्स वर्सेस टी. एक्स वर्सेस टी क्या होता है? सारे जो ऐसे देखो कांस्टेंट वाले बन गया, स्ट्रेट भी बन गया, तो क्या बचा? तो कर्व बचा, यानी पैराबोलिक. ध्यान रखना है, एक्स टी ग्राफ इज पैराबोलिक. इट इज पैराबोलिक. पैराबोलिक मैं दो तरह से बनाऊंगा, एक ऐसे और एक ऐसे. देखना ध्यान से, 1 एंड 2. इसको 1 लिख देता हूँ, इसे 2 लिख देता हूँ ताकि प्रॉपर्ली डिस्क्राइब कर सके. 1 रिप्रेजेंट कर रहा है एक्सेलरेटेड मोशन. 1 represents accelerated motion. Accelerated motion मतलब velocity keeps on increasing. अब ध्यान रखना, xt ग्राफ के स्लोप से मिलती है वेलोसिटी. और माय डियर, स्लोप ऐसे देखा जाता है, देखिए यहाँ पर ऐसे है और यहाँ पर स्लोप ऐसे टेंजेंट के अलोंग देखा जाता है. ठीक है, तो जिसने नहीं भी पढ़ा हुआ वो भी समझ लो भाई, इतना तो पता है कि xt ग्राफ के स्लोप से वेलोसिटी मिलती है. तो समझ लो स्लोप किसी पॉइंट पे देखना होता है, ऐसे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं. तो ये टेंजेंट्स ऊपर की तरफ है यानी पॉजिटिव है. और आप देख सकते हो पहले वाले से दूसरे वाला ज्यादा ऊपर की तरफ है, यानी ये सेकंड वाली वेलोसिटी इससे ज्यादा होगी. तो हो गया एक्सेलरेटेड मोशन. ऐसे ही सेकंड वाला जो ग्राफ है उसे ध्यान से देखना, वो क्या बता रहा है. सेकंड ग्राफ के अंदर, सेकंड वाले ग्राफ के अंदर ये स्लोप दिखा रहा हूँ, देखो इधर और इधर.
क्या हुआ, यहाँ पे ग्रीन रेड वाले में तो लाइन ऊपर की तरफ उठी थी और ग्रीन वाले में लाइन नीचे की तरफ आ गई, यानी स्लोप कंपैरेटिवली कम हो गया। स्लोप कम हो गया, स्लोप डिक्रीज होने का मतलब कैसा मोशन है, रिटार्डेशन है, इट इज रिटार्डेशन। तो यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है, ड्रॉ या विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स एक्सेलरेटेड मोशन एंड विच वन रिप्रेजेंट्स रिटार्डेड मोशन। तो जिसमें आपको दिखे कि भैया स्लोप बढ़ता जा रहा है दैट इज एक्सेलरेटेड मोशन, जिसमें स्लोप कम होता जा रहा है दैट इज रिटार्डेशन या रिटार्डेड मोशन। होप ये आपको ठीक से समझ में आ गया। अब जो पैराबोलिक है, पैराबोलिक की कहानी समझ लीजिए। पैराबोलिक क्या होता है, तो इसके लिए फिर से ग्राफ जो डिफरेंट टाइप के वो सारे समझने पड़ते हैं, अभी तो उतना टाइम नहीं है। सिर्फ इतना समझ लो, जब भी एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी के स्क्वायर पे डिपेंड करती है, सपोज x डिपेंड्स अपॉन t स्क्वायर, तो ग्राफ बनेगा पैराबोलिक, पैराबोलिक ग्राफ बनता है। वो कैसे है, आप सेकेंड इक्वेशन सोचो क्या होती है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, समझ सकते हैं। तो s बेसिकली डिस्प्लेसमेंट है और t टाइम है, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम की देखो फर्स्ट पे भी डिपेंड करिए नो डाउट, लेकिन हायर पावर कौन सी है, 2 है ना। So as displacement depends upon square of time, so it becomes a parabolic graph. तो ये क्लैरिटी के साथ आप समझ सकते हैं। तो मैंने जितना मैं मिनिमम करके समझा सकता था वो मैंने आपको ये ग्राफ समझा दिया, ठीक है। मैं रिस्क ना लेते हुए यहाँ पे एक छोटा सा ग्राफ और बना देता हूँ, उसे भी समझ लीजिए। बाई चांस एक्सटी ग्राफ ऐसे बन के आ जाए, ऐसे, ठीक है। तो आप हैंड रेज करके बताओ कि आपके अकॉर्डिंग मैं जो जो चीजें पूछूं वो बतानी है आपने, ठीक है। इसमें आपने नंबर एक तो बताना है वेलोसिटी के बारे में, कि आपको वेलोसिटी पॉजिटिव दिख रही है कि नेगेटिव दिख रही है। नंबर टू आपको बताना है वेलोसिटी इंक्रीज करती जा रही है या डिक्रीज करती जा रही है। वो किससे पता चलेगा, स्लोप से, ठीक है। वो कौन बताएगा, स्लोप बताएगा, क्योंकि एक्सटी ग्राफ की स्लोप से वेलोसिटी बढ़ती है। नाउ यू कैन रेज हैंड टू टेल मी, नंबर वन, तो बताएं वेलोसिटी पॉजिटिव है या नेगेटिव है। एनीबॉडी रेज हैंड। हाँ अरुण आंसर करो, अर्नब सॉरी, अर्नब आप अनम्यूट कर सर सकते हो। वेलोसिटी नेगेटिव है वेलोसिटी नेगेटिव है, तो अगर बाई चांस और उसका आप बोल दे वो स्लोप, इंक्रीज कर रहा है सर, वेरी गुड, इंक्रीज कर रही है सर वो नेगेटिव डायरेक्शन में। एक्सीलेंट एक्सीलेंट। जिसने जिसने नहीं किया हुआ अभी तक, जिसको जरा भी ये चीज क्लियर नहीं हुई, वो समझे ध्यान से। स्लोप देखना था ऐसे, ऐसे, ठीक है, इधर ऐसे और इधर ऐसे। आप देख पा रहे हैं कि ये स्लोप नीचे की तरफ जा रहा है, तो जो स्लोप ऊपर की तरफ जाता है वो पॉजिटिव, जो नीचे की तरफ जाता है वो नेगेटिव। तो ये भी नेगेटिव पहले वाला भी और ये भी दूसरा भी नेगेटिव। बट आप देख पा रहे हो कि इसका स्लांट बढ़ गया, स्लांट बढ़ गया मतलब स्लोप बढ़ गया, ठीक है। ये वाली बात समझनी होती है। जितना आप सीधे की तरफ जाते हैं, वर्टिकल की तरफ जाते हैं, मेरी मेरी फोटो में देखें, जितना सीधे की तरफ जाता है उतना स्लोप बढ़ता है, और जितना ऐसे हॉरिजॉन्टल की तरफ आता है उतना स्लोप कम होता है। तो आई होप एवरी वन ऑफ अस नोज कि अगर लाइन सीधी ऐसे हॉरिजॉन्टल बना दी तो स्लोप जीरो हो जाता है, और वर्टिकल बना दी तो स्लोप इनफाइनाइट। वो भी ड्रॉ करना आ सकता है कि इनफाइनाइट स्लोप कैसे बनेगा, बट हम कभी भी इनफाइनाइट स्लोप कंसिडर नहीं करते, दैट इज इम्पॉसिबल। सो कमिंग बैक टू, मुझे पता लगा कि वेलोसिटी नेगेटिव है स्लोप देख के, और फिर देखा कि स्लोप तो बढ़ता जा रहा है, दैट मींस नेगेटिव वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग। आई बात समझे, ऐसे रीड करना होता है। नेगेटिव वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, अब फिर से हैंड रेस करके बताओ एक्सेलरेटेड मोशन या रिटार्डेड मोशन। हैंड रेस करो और बताओ एक्सेलरेटेड या रिटार्डेड मोशन, क्या कंसिडर किया जाए इसे। इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, आपको एक कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होनी चाहिए कि एक्सेलरेटेड कब बोलते हैं। अभी मैं थोड़ी देर पहले समझा रहा था, एक्सेलरेशन का साइन पॉजिटिव होना एक्सेलरेटेड मोशन नहीं होता। एक्सेलरेटेड मोशन होता है कि वेलोसिटी बढ़ती जा रही है। हाँ अर्नब आप बोलो। सर एक्सेलरेटेड मोशन होएगा। हाँ बिल्कुल सही है, शाबाश, वेरी गुड। तो बाकी भी सुने ध्यान से, म्यूट कर लेते हैं। बाकी भी सुने ध्यान से, आपको एक्सेलरेशन के साइन पर नहीं जाना, आपको देखना है वेलोसिटी इंक्रीज हुई है या डिक्रीज हुई है। तो इसमें हम देख पा रहे हैं हालांकि वेलोसिटी नेगेटिव है पर हुई तो इंक्रीज है ना, तो दैट मींस दिस इज एक्सेलरेटेड मोशन। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड इट। अब मैं इसी में दूसरा ग्राफ बना रहा हूँ, यहाँ से ऐसे करके। अब आई होप इसमें आप कंट्रीब्यूट ज्यादा कर पाएंगे। इसका अगर स्लोप देखा जाए
इसका स्लोप देखा जाए तो ये लाइन यहाँ से और इधर की तरफ जा रही है सीधे से और ऐसे टेढ़े की तरफ जा रही है। जब सीधे से टेढ़े की तरफ जाएगी तो आप देख सकते हैं कि स्लोप कंपैरेटिवली रिड्यूस करेगी। इसके ऊपर दोबारा तो इधर से इधर यानी स्लोप कम हो गया और स्लोप है कैसा नेगेटिव। यानी जो सेकंड केस है, सेकंड केस के अंदर वेलोसिटी कैसी है और उसका दूसरा पार्ट 2 डैश इज इट इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, ये दो चीजें हमें देखनी है। तो आई वुड लाइक कि अर्नव के अलावा कोई और कंट्रीब्यूट करे इस बार। पहली चीज चेक करो कि स्लोप पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। अगर स्लोप पॉजिटिव है तो वेलोसिटी पॉजिटिव है, स्लोप नेगेटिव है तो वेलोसिटी नेगेटिव है। ठीक है सिया, आप लोग ट्राई करो। हाँ गीतांश, आप बता सकते हो। सर रिटार्डेशन है इसमें, वेलोसिटी पॉजिटिव है। नहीं, जो मैं पूछ रहा था उसकी वेलोसिटी आप अभी माइक पे रहना, जो मैं पूछूं उसको बताते जाना। आप ये बताइए स्लोप पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। स्लोप नेगेटिव है। शाबाश। और स्लोप से मिलती क्या चीज है? एक्स टी ग्राफ के स्लोप से क्या मिलता है? वेलोसिटी मिलता वेलोसिटी है ना। तो वेलोसिटी कैसी हो गई? नेगेटिव। ठीक है, पॉजिटिव नहीं हुई, कैसी हुई? नेगेटिव। तो बिल्कुल ध्यान से देखो। सेकंड अब बोल कि स्लोप इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ? डिक्रीज। डिक्रीज। बहुत बढ़िया, शाबाश। स्लोप डिक्रीज हुआ तो माय डियर वेलोसिटी डिक्रीज हुई ना, ये होता है डिक्रीज। तो वेलोसिटी नेगेटिव है और डिक्रीज हो गई, नेगेटिव में डिक्रीज हो गई, तो डिक्रीज हुआ तो मतलब क्या हुआ? रिटार्डेशन। सो दिस बेसिकली रिप्रेजेंट्स रिटार्डेशन। तो रिटार्डेशन तो आपने ठीक बोला, लेकिन साइंस आपने अपोजिट बोल दिए। अब आप क्लियर हो गए होंगे शायद कि वेलोसिटी नेगेटिव है और रिटार्डेशन है, तो एक्सेलरेशन कैसा है? एक्सेलरेशन पॉजिटिव, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है और यहाँ पर एक्सेलरेशन नेगेटिव है। ठीक है, आप म्यूट कर सकते हैं। मैं एक लाइन रिपीट करूँ, ध्यान से सुनते जाना। If velocity be positive and acceleration is also positive, velocity and acceleration both are positive, तो वो accelerated motion होता है। velocity keeps on increasing. velocity और acceleration दोनों नेगेटिव होते हैं, अगर नेगेटिव तो भी accelerated motion होता है, velocity बढ़ती है। अगर velocity पॉजिटिव है और acceleration नेगेटिव है तो रिटार्डेशन। velocity नेगेटिव है, acceleration पॉजिटिव है तो भी रिटार्डेशन। तो आज की क्लास में इस पे मैंने काफी जोर दिया इस बात के ऊपर कि सिर्फ वेलोसिटी या एक्सेलरेशन का अकेले का साइन देख के डिसीजन ना करें, एक्सेलरेटेड या रिटार्डेड के बारे में दोनों का साइन देख के फिर डिसीजन करें। ठीक है, आई होप ये मैंने अच्छे से आपको क्लियर कर दिया। ठीक है जी, तो ये सब बहुत अच्छे से आपको आना चाहिए। इसके ऊपर क्वेश्चंस मैंने क्लास आपको बताया। इन ग्राफ्स के बाद आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट मोशन अंडर ग्रेविटी। मोशन अंडर ग्रेविटी। यहाँ मैं एक चीज आपको बता दूं, अभी आज मेरे ख्याल से मेरे लिए रिलेटिव मोशन कवर करना तो पॉसिबल नहीं होगा। मैंने रिलेटिव मोशन के जो पहले के वीडियोस है वो शेयर करो। ठीक है, तो ये मेरी रिक्वेस्ट है कि आप वो वीडियोस देख के रिलेटिव मोशन अच्छे से समझ लें। किसी को फिर भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे मैसेज या फोन कर देना, फिर मैं आपकी हेल्प करूँगा। तो मोशन अंडर ग्रेविटी कैसा मोशन है? इट इज कैसा बोलूं, एक्सेलरेटेड, रिटार्डेड? तो अब यहाँ यही समझना पड़ता है कि इट इज एन एक्सेलरेटेड मोशन जहाँ पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। इट इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। क्यों? क्योंकि हम जी को कांस्टेंट ट्रीट करते हैं। ठीक है, हालांकि ये एक अजम्पशन है, तो मैं सबसे पहले आपको ये बताता हूँ कि मोशन अंडर ग्रेविटी इज एग्जाम्पल ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। और इसमें तीन बेसिक अजम्पशंस रहती हैं। नंबर एक, तो हम जी को कांस्टेंट ट्रीट करते हैं, जबकि ट्रुथ ये है कि जी कांस्टेंट नहीं रहता, हाइट के साथ डिक्रीज करता जाता है। सेकेंड, हम एयर फ्रिक्शन को नेग्लेक्ट करते हैं, वी नेग्लेक्ट एयर फ्रिक्शन। ठीक है, नहीं तो आप सोचो ना, आप कहीं पे भी जा रहे हो, एयर अगर है तो वो मोशन को अपोज करती है, उसका फ्रिक्शन होता है, वो हम कंसिडर नहीं करते। थर्ड, हम अर्थ की रोटेशन का इफेक्ट नेग्लेक्ट करते हैं, नेग्लेक्ट इफेक्ट ऑफ अर्थ रोटेशन, अर्थ रोटेशन। ठीक है,
इस चीज का मतलब ऐसे समझना, सिर्फ मान लो आप मेरे सामने खड़े हो, आप तक मुझे कोई बॉल थ्रो करनी है, तो मुझे दिमाग में ऐसा नहीं रखना पड़ता कि क्योंकि अर्थ घूम रही है तो थोड़ी देर में ये तो आगे पहुंचने वाला है, तो मैं बॉल को आगे की तरफ कर, मैं एग्जैक्टली आपकी तरफ थ्रो कर सकता हूँ। कारण क्या है, अर्थ की रोटेशन स्पीड बहुत ही कम है, इतनी कम है कि हमें उसको कंसिडर करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये assumptions आपको पता होने चाहिए, और उसके बेसिस पे देखो, इसके क्वेश्चंस करने में जो सबसे बड़ी परेशानी बच्चों के लिए है, वो है जो बच्चा साइन कन्वेंशन को इंपॉर्टेंस नहीं देता। तो मेरी तरफ से इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक ही है, भाई साइन कन्वेंशन गलत नहीं करना। साइन कन्वेंशन, अगर किसी को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है तो वो अपने सारे क्वेश्चंस के लिए अपनी साइन कन्वेंशन फिक्स कर ले। क्या फिक्स कर ले, या तो अपवर्ड को पॉजिटिव मान ले या फिर डाउनवर्ड को पॉजिटिव मान ले, दोनों में से कोई भी कर सकता है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है कि ये मतलब मैंडेटरी है कि पॉजिटिव अपवर्ड कंसिडर करना है। बट ज्यादातर लोग अपवर्ड को पॉजिटिव कंसिडर करके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो अगर मैं अपवर्ड को पॉजिटिव कंसिडर करूं तो अब दो तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। एक क्वेश्चन जिसमें कोई चीज नीचे से ऊपर की तरफ जाती है, नीचे से ऊपर की तरफ जाती है, ठीक है, और टॉप मोस्ट पॉइंट वेलोसिटी 0 हो जाती है, सिचुएशन 1। और सिचुएशन 2 होती है जिसमें कोई चीज ऊपर से नीचे की तरफ आती है, ठीक है, समथिंग कम्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ऐसा नीचे की तरफ। तो इन दोनों में क्या समझा जा सकता है, सबसे पहला पॉइंट, मतलब साइन कन्वेंशन के अंदर अपवर्ड को पॉजिटिव डिफाइन कर लिया। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, भाई एक्सेलरेशन को लेके ना किसी भी तरह का कंफ्यूजन मत रखो। ज्यादातर दुनिया की ये परेशानी है कि वो वेलोसिटी को देखकर एक्सेलरेशन डिसाइड करना चाहते हैं। ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जा रहा है, अच्छा तो एक्सेलरेशन ऊपर। भाई एक्सेलरेशन का वेलोसिटी से सिर्फ इतना ही रिलेशन है, अगर एक्सेलरेशन वेलोसिटी के डायरेक्शन में हुआ तो उसे बढ़ा देगा, अगर एक्सेलरेशन वेलोसिटी के ऑपोजिट हुआ तो उसे डिक्रीज कर देगा, यही रिलेशन। एक्सेलरेशन को वेलोसिटी डिसाइड नहीं करती, एक्सेलरेशन को डिसाइड करती है फोर्स। मेरे ख्याल ये वाला फॉर्मूला हम में से सबने पढ़ा होता है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, दैट इज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स अपॉन मास। मैं इस पॉइंट पे बहुत जोर देता हूँ क्योंकि बच्चे इसमें परेशानी क्रिएट करते हैं, तो आपको नहीं करनी, आपको समझना है एक्सेलरेशन को वेलोसिटी डिसाइड नहीं करती, एक्सेलरेशन को फोर्स डिसाइड करती है। सोचो अगर कोई चीज आपने फेंकी ऊपर की तरफ, वो ऊपर जा रही है या नीचे आ रही है, अर्थ तो हमेशा ही उसे नीचे की तरफ खींच रही है ना, अर्थ इज ऑलवेज पुलिंग इट डाउनवर्ड्स। So if earth is pulling something downwards, force is downwards, so acceleration is bound to be downwards. तो साइन कन्वेंशन को भी एक तरफ छोड़ दो, बाद में आएगी, पहले मेरे हर बच्चे को ये बात क्लियर होनी चाहिए कि भाई एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की डायरेक्शन फिक्स है। कौन सी डायरेक्शन है, वर्टिकली डाउनवर्ड्स, ये चीज दिमाग में भर लो। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी इज ऑलवेज वर्टिकली डाउनवर्ड्स, बस। अब अगर मैंने अपवर्ड पॉजिटिव कंसीडर किया तो मैं ए को नेगेटिव लिख दूंगा या माइनस जी लिख दूंगा, और अगर आपने डाउनवर्ड को पॉजिटिव कंसीडर कर लिया तो मैं प्लस जी लिख दूंगा, ठीक है। तो डायरेक्शन को लेके कोई कंफ्यूजन नहीं चाहिए। अब यहाँ आ जाए, आपने एक ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंका तो वेलोसिटी ऊपर की तरफ आ गई, तो इस केस में आप क्या करोगे, वेलोसिटी को लिखोगे पॉजिटिव, मैं यहाँ साथ साथ लिखता जाता हूँ, वेलोसिटी इज अपवर्ड, तो भाई अपवर्ड वेलोसिटी को कैसे लिखना पड़ेगा, क्योंकि आपने अपवर्ड को पॉजिटिव कंसीडर किया है। एक्सेलरेशन, वहां तो अब मैं कॉन्फिडेंट हूं कि एक्सेलरेशन तो होता ही डाउनवर्ड है, और अपवर्ड पॉजिटिव है तो एक्सेलरेशन कैसा होगा, नेगेटिव हो जाएगा। अब ऑब्जेक्ट अगर यहाँ ए से बी तक गया है तो ऊपर की तरफ डिस्प्लेस हुआ है, इसलिए डिस्प्लेसमेंट कैसी होगी, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी पॉजिटिव, ठीक है। लेकिन अगर घूम के वापस नीचे आ गए, यहां तक आ गए वापस, तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगी। नेगेटिव सिर्फ तभी हो पाएगी जब इससे भी नीचे निकल जाए। उसका एग्जांपल ग्राउंड पे खड़े होके नहीं बन सकता, छत पे खड़े होके बन सकता। आप छत पे खड़े हुए, वहां से आपने एक ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ थ्रो किया, ऑब्जेक्ट ऊपर गया और फिर छत से नीचे की तरफ चला गया, तो जब आपसे नीचे की तरफ गया तब डिस्प्लेसमेंट उसकी नेगेटिव, ठीक है। अब यहाँ हम क्या कर रहे हैं, डाउनवर्ड किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो कर रहे हैं, यहाँ से एक ऑब्जेक्ट को डाउनवर्ड,
तो ऑब्वियसली इसकी वेलोसिटी डाउनवर्ड्स होगी, एक्सेलरेशन तो होता ही डाउनवर्ड्स है, डिस्प्लेसमेंट भी डाउनवर्ड्स होगी। आपने तो अपवर्ड को पॉजिटिव कंसीडर किया होगा सभी चीजों के लिए यहाँ पे। तो माय डियर इन दैट केस इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो होती है अगर आप ऐसे छोड़ते हैं किसी चीज को, लेकिन अगर फेंकते हैं तो कुछ ना कुछ तो वेलोसिटी होगी ना। तो इन दैट केस सपोज यू है तो यू कैसा हो गया नेगेटिव, एक्सेलरेशन भी कैसा हो गया माइनस जी, और डिस्प्लेसमेंट भी कैसी हो गई नेगेटिव। तो मैं आपको जनरल चीजें बता रहा हूँ जिससे कि आप न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर पाए। जब भी मोशन अंडर ग्रेविटी का क्वेश्चन आया तो ये होती है assumptions। आप अपवर्ड को अगर पॉजिटिव कंसीडर कर लेते हैं तो इन दैट केस जितनी चीजें ऊपर की तरफ है वो पॉजिटिव, जितनी नीचे की तरफ है वो नेगेटिव। एक्सेलरेशन हमेशा नीचे की तरफ होता है तो अपवर्ड पॉजिटिव कंसीडर किया तो ए हमेशा नेगेटिव आता रहेगा, ठीक है। अपवर्ड वेलोसिटी है तो पॉजिटिव, डाउनवर्ड वेलोसिटी है तो नेगेटिव, डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ है तो पॉजिटिव, डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ है तो नेगेटिव, ठीक है। यहाँ पे कई बार ये वाला क्वेश्चन काफी पूछा जाता है, लिखिए जरा। फाइंड रेशियो ऑफ डिस्टेंस कवर्ड ड्यूरिंग की बजाय इन करते हैं, देखिए डिस्टेंस कवर्ड इन 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड एंड सो ऑन। कब? when an object is released from certain height, किसी हाइट से अगर आप एक ऑब्जेक्ट को ड्रॉप कर देते हैं, ऐसे छोड़ देते हैं, तो जब वो नीचे गिरेगा तो रेशियो ऑफ डिस्टेंस कवर्ड ड्यूरिंग इन 1 सेकेंड, इन टोटल 2 सेकेंड्स, इन टोटल 3 सेकेंड्स क्या होगा, ठीक है भाई। टाइम और डिस्टेंस जैसे सुनाई दिया तो मेरे दिमाग में कौन सी इक्वेशन आ गई, सेकंड इक्वेशन, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। सो आई एम गोइंग टू यूज s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ऑफ a t स्क्वायर। अब यहां मैं क्या बोलता हूँ, क्योंकि सारा मोशन नीचे की तरफ होने वाला है, ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया गया ना u इज इक्वल टू 0 से, तो मोशन होना ही नीचे की तरफ है। अपवर्ड को क्यों पॉजिटिव कंसीडर करना है, लेट अस कंसीडर डाउनवर्ड टू बी पॉजिटिव। ये क्या है कि मैंडेटरी नहीं होता, ये आपके हाथ में होता है, आप क्वेश्चन टू क्वेश्चन को चेंज कर सकते हो, पर हाँ एक ही क्वेश्चन में दोबारा से चेंज नहीं कर सकते। एक क्वेश्चन में जो एक बार कंसिडर कर लिया बस उसी को यूज करते हैं, ठीक है। सो इस बार क्योंकि सब कुछ नीचे की तरफ है तो मैं डाउनवर्ड को पॉजिटिव कंसिडर कर रहा हूँ, u इज इक्वल टू हो गया 0। बस ये लास्ट सेशन रहेगा, इसके बाद दोबारा नहीं कर रहे होंगे। u 0 हो गया तो आप देखो s की इक्वेशन क्या बना पाओगे, s विल बी इक्वल टू u इज 0, हटा देता हूँ, हाफ ऑफ g t स्क्वायर। तो बहुत ही आसान है, t को 1 पुट करो तो s 1 आ जाएगा, दैट इज हाफ ऑफ g की वैल्यू मत पुट करो, ऐसे रखो। 2 सेकेंड पुट करोगे तो वो आ जाएगा, इसको मैं एक्सचेंज कर दूं, ऐसे लिख लिखो s1 एंड s2, ठीक है। अभी मैंने SNF का फॉर्मूला डिराइव करवाया था ना, मैं आपको समझाया था। ये है डिस्टेंस कवर्ड इन 1 सेकेंड, ये है डिस्टेंस कवर्ड इन 2 सेकेंड। मैं डिस्टेंस इसलिए बोल रहा हूँ कि यूनि डायरेक्शन में एक ही तरफ चल रहा है। तो इस बार 2 पुट करना था तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 4 टाइम्स g/2, कैंसिल नहीं करना। s3 जब 3 में जाऊंगा तो 3 का स्क्वायर बनेगा, यहाँ देखो यहाँ 3 का स्क्वायर 9 बन जाएगा, 9 टाइम्स g/2, सो ऑन, ये चलता रहेगा। अब अगर रेशियो कंसीडर करना है तो क्या करूं, s1 s2 s3 एंड सो ऑन। जब रेशियो लोगे तो भाई जो चीज कांस्टेंट होती है, कॉमन होती है सबके अंदर, वो कैंसिल आउट हो जाती है। सब में कॉमन क्या है, g/2। तो इफ यू सी इट क्लियरली, g/2 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 गेट्स कैंसिल्ड। क्या बचा हमारे पास, यहाँ आ गया, सॉरी अच्छा इसको तो करने की जरूरत नहीं, यहाँ आ गया 1 4 9, so it is 1:2 4:9 एंड सो ऑन। तो बेसिकली क्या चल रहा है, n स्क्वायर लिख सकता हूँ, 1 में 1 आ गया, 2 में 4 आ गया, 3 में 9 आ गया, तो nth में क्या आ जाएगा, n स्क्वायर, ये रेशियो। तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। इसी का सेकंड पार्ट जो शायद और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसे गैलीलियोज
गैलीलियोस, ओके मेरी स्पेलिंग्स ना कई बार गड़बड़ हो जाती है। गैलीलियोस, गैलीलियोस लॉ ऑफ ऑड नंबर्स, लॉ ऑफ ऑड नंबर्स, ध्यान से देखना। ऑड नंबर्स, इसमें क्या पूछते हैं, फाइंड रेशियो ऑफ डिस्टेंस कवर्ड ड्यूरिंग फर्स्ट सेकंड, सेकंड, थर्ड सेकंड एंड सो ऑन। समझ लो, पहले तो था टोटल 1 सेकंड, फिर टोटल 2 सेकंड का, टोटल 3 सेकंड, अब पहला सेकंड, दूसरा सेकंड, तीसरा सेकंड, इसका। तो अब क्या करोगे, डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकंड का फॉर्मूला आप डिराइव कर चुके हैं। क्या होता है, u प्लस a बाई 2 इंटू 2n-1, ये फॉर्मूला होता है। अब इस फॉर्मूले के अंदर u तो 0 है, तो Sn बन गया a कितना है, g बाई 2। फिर देखो, क्योंकि सारा मोशन डाउनवर्ड है तो मैंने यही साइन कन्वेंशन यूज करी है, डाउनवर्ड इज पॉजिटिव। Sn इज इक्वल टू g बाई 2, इसकी जगह आ गया g बाई 2 इंटू 2n-1, वैल्यू पुट करते जाते हैं। S1 क्या बनेगा, g बाई 2 एज इट इज, n को 1 पुट किया, 2-1 इज 1। अच्छा ठीक है, S2 2 पुट करूंगा तो 2 2 4-1 3 टाइम्स g बाई 2। S3 n को 3 पुट करूंगा, 3 2 6-1 5 टाइम्स g बाई 2, ये ऐसे ही चलता रहेगा। अब मैं इसका रेशियो लेने जाऊंगा तो क्या लिखूंगा, S1 S2 S3 सो ऑन। क्या आ जाएगा, फिर से देखो, जो चीजें कॉमन है वो कैंसिल आउट हो जाएंगी, g बाई 2 g बाई 2 g बाई 2, क्या बचा हमारे पास, 1:3:5 एंड सो ऑन। ये सीरीज बनती है 2n-1। ठीक है, मेडिकल वाले स्टूडेंट्स को ज्यादा ध्यान से देखें, सीरीज क्या बन जाती है 2n-1, यानी कोई भी टर्म आप फाइंड करना चाहते हो तो इसके अंदर n की वैल्यू पुट कर सकते हो। ठीक है, तो अगर तो पूछा गया है डिस्टेंस कवर्ड इन 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, तो ये आ जाएगा n² के अकॉर्डिंग। और अगर पूछा गया है कि डिस्टेंस कवर्ड इन फर्स्ट सेकंड, सेकंड, थर्ड सेकंड, तो आएगा 135। इसे बोलते हैं गैलीलियोस लॉ ऑफ ऑड नंबर्स। कि अगर एक ऑब्जेक्ट को किसी हाइट से ड्रॉप कर दिया, तो मैं यहाँ बना के दिखाता हूँ। अगर यहाँ से ड्रॉप किया तो पहले में अगर यहाँ पहुंचा 1, तो अब कितना, उसका 3 गुना, और अब आगे उसका 5। समझ में आ रहा है, ये 1, ये 3, ये 5। बहुत ही जरूरी है इस चीज को विजुअली समझना, कारण अभी तक हमारे दिमाग में चल रहा था, हाँ यार एक ऑब्जेक्ट को छोड़ा, पहले सेकंड में उसने 5 कवर किए, तो शायद सेकंड में 5 करेगा, थर्ड में 5 करेगा। नहीं, अलग अलग सेकंड में अलग अलग इसलिए हो रहा है क्योंकि एक्सेलरेटेड मोशन है, धीरे धीरे वेलोसिटी बढ़ती जा रही है। जब वेलोसिटी बढ़ती चली जाएगी तो हर सेकंड में डिस्टेंस कवर्ड भी बढ़ता चला जाएगा। तो मेरे बच्चों को ये विजुअली क्लियर होना चाहिए इस तरीके से कि भाई फर्स्ट सेकंड में जो डिस्टेंस कवर हुआ, और फिर सेकंड में जो डिस्टेंस कवर हुआ, ठीक है, और फिर जो थर्ड सेकंड में डिस्टेंस कवर हुआ, उन डिस्टेंसेस में क्या रेशियो होता है, ये धीरे धीरे बढ़ता जाता है। रेशियो बोलता है 1:3:5। आई होप आपको ये बात समझ आ रही है और अच्छी भी लग रही है। गो दैट। अब क्या करूं, चलो एक क्वेश्चन और कर लो। लिखिए जरा, लिखिए, एन ऑब्जेक्ट ट्रेवलिंग विद स्पीड u, ऑब्जेक्ट ट्रेवलिंग विद स्पीड u comes to rest, इनिशियल स्पीड होगी, comes to rest in distance s, in distance s with uniform retardation, with uniform retardation। ठीक है, आप स्कूटी ड्राइव करके जा रहे थे, आपने देखा सामने स्पीड ब्रेकर आ गया या कोई बच्चा है, आपने एकदम से ब्रेक्स लगाए। जैसे ही आपने ब्रेक्स लगाए तो आपकी वेलोसिटी धीरे धीरे कम होते होते कितनी होगी, 0। आप चल रहे थे यू से चलते 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 ब्रेक्स लगी तो आपकी फाइनल वेलोसिटी हो गई 0। इसमें जो डिस्टेंस कवर हुआ उस डिस्टेंस को लिखा गया s। ठीक है, इसे बोलते हैं स्टॉपिंग डिस्टेंस। क्या बोलते हैं, स्टॉपिंग डिस्टेंस, जिसमें आप स्टॉप कर गए।
तो नॉर्मली यहाँ पे ये पूछने की इच्छा होती है इनकी कि भाई अगर स्पीड डबल होती 3 टाइम्स होती तो स्टॉपिंग डिस्टेंस का क्या होता। ठीक है, तो टाइम को तो इन्वॉल्व नहीं कर रहे, टाइम इन्वॉल्व ना करें तो कौन सी इक्वेशन आएगी, थर्ड इक्वेशन आएगी। तो मैं चलता हूँ, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ये सॉल्यूशन में जाएंगे, पहले एक बार क्वेश्चन पूरा कर दूं। यू स्पीड से चल रहा था, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन हुआ एंड कम्स टू रेस्टिंग डिस्टेंस s। फाइंड स्टॉपिंग डिस्टेंस if speed is double, if speed is double। ठीक है, u स्पीड में स्टॉपिंग डिस्टेंस s आ गया, अगर स्पीड को डबल कर दिया जाए तो स्टॉपिंग डिस्टेंस कितना हो जाएगा। तो फाइनल स्पीड तो 0 बन रही है, 0 माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। 0 माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। क्योंकि रिटार्डेशन है तो ध्यान रखिए यहाँ पे नेगेटिव साइन लगाना होगा। मैं इसको फिर से एक बार थोड़ा ठीक से दिखा देता हूँ। क्योंकि ए रिटार्डेशन है तो आपको यहाँ पर एक नेगेटिव साइन शो करना होगा। नेगेटिव से नेगेटिव हो जाएगा कैंसिल, तो एस क्या बनेगा, एस बिकम्स इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन 2a। क्लियर हुआ। अब जरा इधर आ जाइए, मान लीजिए स्पीड को डबल कर दिया गया तो आप लिखेंगे फिर से 0 माइनस स्पीड 2u होगी ना, 2u का स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ, फिर से रिटार्डेशन सेम है, माइनस a इंटू नया डिस्टेंस s डैश। ठीक, अब ये बना 4u स्क्वायर, इस बार s डैश क्या बन गया 4 टाइम्स u स्क्वायर अपॉन 2a। अब ये u स्क्वायर अपॉन 2a तो s था, तो ये बन गया 4 टाइम्स s। एक्चुअली इसका आंसर आता है s डैश इज इक्वल टू n स्क्वायर टाइम्स s। क्यों आता है, सारा आंसर यहाँ छिपा हुआ है। अगर 3 टाइम्स करूंगा तो 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, 4 टाइम्स करूंगा तो 4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा। यानी कि अगर आपने स्पीड को डबल किया तो 4 टाइम्स, 3 टाइम्स किया तो 9 टाइम्स, 4 टाइम्स किया तो 16 टाइम्स। इसे कहते हैं स्टॉपिंग डिस्टेंस। होप इट इज क्लियर टू यू। एक चीज मैं फटाफट से कवर करना चाहूंगा, देखते जाओ फटाफट, दैट इज कॉल्ड रिएक्शन टाइम। रिएक्शन टाइम क्या होता है, रिएक्शन टाइम आपने देखा यहाँ एक बच्चा खड़ा हुआ है, आप स्कूटी से जा रहे थे, दोबारा सुन लेना इसको, थोड़ा तेज बोलूंगा। आप स्कूटी से जा रहे थे, आपने सोचा ब्रेक लगानी पड़ेगी, सोचा यहाँ था और एक्चुअली ब्रेक यहाँ जाके लगी, यहाँ जाके ब्रेक लगा पाए। कारण क्या है, सिग्नल्स ब्रेन को गए और ब्रेन ने वापस आपके हाथों को सिग्नल भेजे, तो इसमें जो टाइम लग गया उस टाइम को बोलते हैं रिएक्शन टाइम। मान लो आप यू स्पीड से चल रहे थे और t1 टाइम में ब्रेक लग पाई, तो ये जो डिस्टेंस कवर हुआ ये यू स्पीड से कवर हो गया, तो इस डिस्टेंस को आप सीधा सीधा क्या लिखेंगे, u इंटू t1। तो आपका जो स्टॉपिंग डिस्टेंस बनेगा उसमें जो आप s इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर यूज करते हैं वो तो इधर लगेगा, सिर्फ ये वाला सिर्फ इधर वाला होगा। टोटल जाओगे तो उसमें ये वाला डिस्टेंस ऐड करना पड़ेगा। जब आपने सोच तो लिया था कि ब्रेक लगानी है पर ब्रेक लगा नहीं पाए थे, तब तक आप उसी कांस्टेंट वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहे थे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था,